देखो, हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, नेम ऑफ द टॉपिक इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है ना। और किसी के स्कूल में हो चुका है क्या? हार्ड नहीं है। अच्छा देखो, हम अभी बताते हैं कैसे इजी है। देखो, सबसे पहले आओ, हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं डेप्रिसिएशन वर्ड जो है ना, उसका मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, उस रिडक्शन को ही हम लोग अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। तो अगर इस वैल्यू को, रिडक्शन इन वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करती क्यों है। व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते वैल्यू रिड्यूस करती है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देख, कुछ कुछ रीजंस होते हैं जिसके चलते वैल्यू में रिडक्शन होता है। तो क्या रीजन होता है? हम लोग यूज करते हैं फिक्स एसेट्स को। जब कोई चीज यूज करते हैं तो वो पुरानी होती जाती है, और जब पुरानी होती जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो दिस इज द वन रीजन जिसके चलते वैल्यू रिड्यूस करती है। मतलब ये रिडक्शन का रीजंस क्या है, ये हम लोग समझ रहे हैं। रिडक्शन जो हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस। तो सबसे पहला एक रीजन हम लोगों के पास आता है, दैट इज वियर एंड टीयर। नंबर वन रीजन इज वियर एंड टीयर। मतलब हम लोग यूज करते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में हम भी लिख दे रहे हैं यूज। हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द रीजन। जैसे जैसे चीजों को यूज करेंगे, वो यूज करते करते उसका परफॉर्मेंस भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो यूज करते हैं तो खराब थोड़ी, मतलब परफॉर्मेंस रिड्यूस करेगा उसका, तो दैट इज द वैल्यू भी रिड्यूस करेगी। एंड इसके अलावा और क्या होगा? नेक्स्ट रीजन, कई बार ऐसा होता है, पता है, तुम एसेट्स को खरीद लिया, ला के रख दिया। सपोज कल एक लैपटॉप ही खरीद लिया तुम, और ला के रख दिया, उसको यूज ही नहीं किया, 2 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। तुम खरीदा था 2 साल पहले उसको 60,000 में, और अभी अब तुम सोचा छोड़ो, यूज तो किए नहीं है, उसको रीसेल कर देते हैं। तो तुम गया वापस बेचने के लिए, तो वो लोग बोला कि इसका वैल्यू तो हम इसका 20,000 ही देंगे। क्यों? तुम तो बोलेगा हम तो यूज ही नहीं किया। अभी तो आप बोले वियर एंड टीयर के चलते वैल्यू रिड्यूस करता है, हम तो यूज नहीं किए, तो वैल्यू क्यों रिड्यूस कर रही है? ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम। टाइम पास हुआ ना, उसके चलते वैल्यू रिड्यूस होती है, क्योंकि पुराना तो हो ही गया है ना प्रोडक्ट। तो जैसे ही वो सेकंड हैंड बन जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, 100% वैल्यू नहीं रह जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ, एक रीजन और होता है वियर एंड, मतलब रिड्यूस करने का वैल्यू, एंड दैट इज नोन एज पासिंग ऑफ टाइम। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अपने पासिंग ऑफ टाइम बोल रहे हैं, लेमन लैंग्वेज में। अदरवाइज इसको बोला जाता है इफ्लक्स ऑफ टाइम। हम लिख दे रहे हैं। दूसरा रीजन इज, इसका मतलब होता है पासिंग ऑफ टाइम। टाइम पास हो रहा है, टाइम गैप आ रहा है, ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम। टाइम पास होने के चक्कर में भी वैल्यू रिड्यूस कर जाती है। एंड इसके अलावा और कोई रीजंस भी हो सकता है क्या? तुम लोग तो बोला ना, तुम लोग बहुत सारा बच्चा लोग ये टॉपिक स्कूल में कर चुका है, तो बेसिक थ्योरी का तो आइडिया होगा। लाइक आनंदी, देख, एक रीजन था भाई हम उसको यूज करेंगे, यूज करेंगे तो वैल्यू तो कम होनी ही है। दूसरा रीजन था टाइम गैप आएगा, वैल्यू कम होगी ही होगी। तीसरा रीजन होता है तुम एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, सपोज कर ले आज तुम एक प्रोडक्ट खरीदा, उसकी वैल्यू 70,000 है। कोई टेक, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही खरीदा, सपोज कर लो लैपटॉप ही खरीदा, ठीक है। अब क्या हुआ ना, उसी सेम वेराइटी का लैपटॉप, सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप, सपोज कर लो कोई दूसरा कंपनी, जो अच्छा कंपनी है, वो 40,000 में निकाल दिया। तुम जो प्रोडक्ट खरीदा उसका वैल्यू क्या होगा? 15 दिन बाद ऐसा हुआ, ऑब्वियस सा बताओ, उसका वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा। तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वैल्यू रिड्यूस करता है, एंड दैट इज नोन एज द ऑब्सोलेसेंस, आउटडेटेड हो जाना, अपग्रेडेशन हो जाना चीजों का, राइट। तो बेसिकली नेक्स्ट रीजन इज ऑब्सोलेसेंस।
ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट पार्ट, एक रीजन और होता है जिसके चलते वैल्यू में रिडक्शन होता है, एंड वो रीजन क्या हो सकता है, किसी को पता है? नहीं, डिमांड कम वाला पार्ट तो ना इसमें नहीं आएगा, वो सब ठीक है अपने बोल सकते हैं। डिमांड कब क्यों होगा? कोई ना कोई रीजन होगा, ऑब्सोलेसेंस के चलते हो सकता है। यहां पे अपने आ जाते हैं, नेक्स्ट रीजन ले रहे हैं, दैट इज अ लीगल राइट एक्सपायरेशन। लीगल राइट एक्सपायरेशन क्या होता है पता है? ये जनरली लीज होल्ड प्रॉपर्टीज में कोई बता सकता है? दो तरह का प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मतलब फिक्स एसेट्स, मतलब प्रॉपर्टीज भी तो होती है ना, एसेट्स बिल्डिंग। तो दो तरीके की प्रॉपर्टीज हो सकती है, वन इज फ्री होल्ड, अनदर वन इज लीज होल्ड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टीज? देखो ये तीन बच्चा, रुक जाओ, तीन जनी हाथ उठा, और किसी को नहीं पता? विद्या, फ्री होल्ड मतलब क्या हुआ? तुम उसको फ्रीली होल्ड करते हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, मतलब तुम्हारी ओनरशिप है, दैट इज अ फ्री होल्ड। फ्री होल्ड मतलब तुम्हारी ओनरशिप है। और लीज होल्ड मतलब क्या हुआ? तुम्हारी ओनरशिप नहीं है, तुम किसी से उसको यूज करने के लिए लेके रखे हो, फिक्स्ड पीरियड के लिए लेके रखे हो। से फॉर एग्जांपल 40 साल, 50 साल, एक साथ फिक्स्ड पीरियड के लिए तुम उससे ले लिए, तो उसको बोला जाता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लेकिन रेंट पे जो लेगा ना, रेंटल पार्ट अलग हो जाता है। रेंटल मतलब क्या हुआ? तुम 11 मंथ्स के लिए ले लिया, दैट इज अ रेंटल पार्ट, तो वो लीज होल्ड नहीं होता है, वो तो रेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लीज होल्ड मतलब क्या हुआ? तुम सपोज करो मेरा ये बिल्डिंग है, तुम मेरे से ले लिया 50 साल के लिए, तो एक अच्छे खासे फिक्स पीरियड के लिए तुम प्रॉपर्टी लेता है, तो उसको लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो 50 साल तक तुम उसको यूज करेगा, बट ओनर तुम नहीं है, ठीक है? दैट इज नोन एज अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड मतलब तुम रेंट पे लिए हो, लेकिन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड लिए हो, अच्छे खासे पीरियड के लिए, तो इस समय वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हो, एंड उसको बोला जाता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। और फ्री होल्ड मतलब तुम्हारी ओनरशिप है। तो जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है ना, उसका लीगल राइट्स मिला ना, सपोज को ये बिल्डिंग मेरी है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने क्या किया, उसे महक को लीज पे दे दिया 50 साल के लिए, तो 50 साल तक महक यूज करेगी। महक 50 साल के लिए मेरे को 50 लाख रुपया दे दी, रेंट है वो, लेकिन एक्चुअली में ये 50 लाख रुपए एक साथ पे की ना, और 50 साल तक यूज करेगी। तो इन सच सर्कमस्टांसेस 50 साल तक ये मेरे को 50 लाख, 50 साल तक यूज करने के लिए 50 लाख दी है। अगर इसको हम एवरी ईयर में डिवाइड करें, तो एवरी ईयर में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 50 लाख डिवाइडेड बाई 50, 1 लाख रुपया, राइट? तो एवरी ईयर जैसे जैसे पास ऑन हो रहा है, उसकी वैल्यू 1 1 लाख रुपए से कम होती जा रही है, क्योंकि 50 साल बाद ये अब उस एसेट को यूज नहीं कर पाएगी, इसका नहीं रहेगा, हम इसे वापस ले लेगा। तो इन सच केस इसका 50 लाख रुपया 50 साल बाद कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इसका हक जो था उस प्रॉपर्टी को यूज करने का, वो खत्म हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड लीगल राइट्स एक्सपायरेशन। लीगल राइट एक्सपायर होने से भी वैल्यू खत्म होती है, राइट? तो नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन इज लीगल राइट्स एक्सपायरेशन। तो देखो ये सब तो रीजंस है जिसके चलते एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करती है, राइट? क्लियर है ये चीज? ये समझ में आया? डेप्रिसिएशन सिंपली क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, राइट? एंड फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस क्यों करती है? दीज आर द रीजंस जिसके चलते रिड्यूस करती है। एंड अब ऑब्वियस सी बात है, सपोज कर ले तुम एक एसेट खरीदा, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो जो वैल्यू कम हुई उसमें तुम दुखी होगा, हो रहा है, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, दैट मींस इट्स अ लॉस फॉर यू। अगर पर्सनल लेवल पे आए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अपने तो बिजनेस के लिए समझ रहे हैं, अकाउंट्स करने के लिए समझ रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू कम होने का मतलब नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस चीजों को समझना है। देख सबसे पहले अपने आते हैं, तुमने ये जो लिखा रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, सिर्फ इसी चीज को हम बता रहे हैं एक बार। तो ये जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स है, मतलब सपोज कर ले तुम एक फिक्स एसेट्स खरीदा 5 लाख का, और तुमको पता चला इसकी वैल्यू 50,000 कम हो चुकी है, तो इसका मतलब तुम इसमें से 50,000 लेस कर दोगे, लेस डेप्रिसिएशन लिख के 50,000। इसका मतलब अब तुम्हारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 1,50,000। मतलब वन पार्टीज जो आप करने वाले हो, आप एसेट्स की वैल्यू को कम करोगे, राइट? तो वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये लॉस भी तो है ना, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ लॉस, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। क्लियर है ये चीज? देखो दो चीज समझना, वन इज इट इज अ लॉस, एंड अनदर पार्ट इज ये तुम्हारी वैल्यू को रिड्यूस करने वाला है।
राइट तो वैल्यू रिड्यूस करने वाला है, वो मैंने यहां पे समझाया। देखो फिक्स एसेट्स की वैल्यू तुम कम करोगे, एंड दूसरा पार्ट इट इज अ लॉस, एंड लॉस है तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो बेसिकली एक चीज समझना, हम लोग कर क्या रहे हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं। अकाउंट्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए करना क्या होगा, सारी इनकम्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, माइनस सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करने पड़ेंगे। तो इस लॉस को जब माइनस करोगे देन ओनली यू विल गेट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस, है ना। एंड तुमको पोजीशन भी तो पता करनी है। याद करो तुम लोग बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय ही समझा था, याद है। अकाउंटिंग इक्वेशन सभी किया है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस शीट बनवाता था, उसमें क्या लिखते थे, हम बोलता था देखो लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज है और राइट हैंड साइड में क्या था, एसेट्स था। एसेट्स मतलब तुम जो ओन करते हो, तुम्हारी संपत्ति, राइट, तुम्हारा वेल्थ। और लाइबिलिटीज मतलब जो तुमको पे करना है। ये ऑलवेज इक्वेट करता था। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, मान्या बता, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला सिर्फ एक छोटा सा बता दो, कौन बताया, कोई बताया अभी, मेरे को भी सुनाई दे तो तुमको तो सुनाई दिया ही होगा। नहीं तुम बता। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, गलत है ना आनंदी, सही है, सही है। देखो बेसिकली क्या हुआ, यही इक्वेशन बैलेंस शीट बना देता है। अपने कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एसेट्स दिखाते हैं। ये पोजीशन को बताता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मेरा संपत्ति कितना है, मेरा पेएबल्स कितना है, इसी चीज को बताता है। तो संपत्ति में एसेट्स भी आता है ना, तो एसेट्स मतलब तुम्हारी पोजीशन को बताएगा। तो ट्रू एंड फेयर पोजीशन तो तभी मिलेगा ना जब एसेट्स से उसके डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव इज, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। और क्या है ऑब्जेक्टिव है, एक चीज बताओ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और सैलरी का मतलब क्या होता है, अरे किसी इंसान से काम करवा रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। तो जब सैलरी देंगे तो सैलरी देने से क्या होगा, सपोज कर लो महक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट है, तो इसको हम 50,000 पर मंथ का सैलरी दे रहे हैं। तो जब मंथ एंड होगा तो हम इसको 50,000 रुपया देगा ना, तो मेरे पास से क्या होगा, कैश आउट होगा, राइट। अब अपने आते हैं डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन मेरे को दिखाना है, बुक्स में दिखाना तो पड़ेगा ना। तो जब डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा तो उसके लिए अपनी एंट्री क्या पास करते हैं आकांक्षा, डेप्रिसिएशन के लिए जर्नल एंट्री टू कैश अकाउंट। आई रुको, अरे हाँ देख लिया, हाथ नीचे कर लो। अच्छा अब ये पीछे कौन बैठा है, झांची, डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री क्या होता है, नहीं बताएगा, बोल बोल। अरे आराम से बेझिझक एकदम आराम से बताओ, गलत बताओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बताना जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इससे पूछते हैं, रिया श्रिया बता, विद्या बताएगी, बता क्या डेबिट टू एसेट, आई थिंक डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड बिकॉज लॉस है टू एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, यही होगा ना नितेश, तुम भी यही बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, ओ ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। तो इसका मतलब एक यहाँ पे कहीं भी कैश आउट हुआ नहीं, तो ध्यान रखना डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ये ध्यान रखना। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब इसके लिए कैश आउट नहीं होता है। तो एक ये पार्ट भी हम लोग यहाँ पे लिख के रख ले रहे हैं कि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, एमसीक्यू वगैरह में तुमसे पूछ सकता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया ना, दो ऑब्जेक्टिव तो हम लोग डिस्कस कर लिए, दोनों ऑब्जेक्टिव बता, तो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हम डिस्कस किया, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पोजीशन ट्रू एंड फेयर। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, एक डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए पहले आओ ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो हम पैसा तो किसी को देते ही नहीं है, फिर भी हम लोग बुक्स में डेप्रिसिएशन दिखाते क्यों है, मतलब एक्सपेंडिचर की तरह हम लोग दिखाएंगे, इनकम से पैसा निकाल लेंगे, क्यों निकाल के क्या करेंगे, वो तो पोजीशन में आ जाएगा। एक बेसिकली क्या हुआ ना, तुम एवरी ईयर अपने इनकम में डेप्रिसिएशन दिखाएगा, खर्चे में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो वो पैसा जा कहाँ है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब पैसा जमा हो रहा है।
क्यों जमा हो रहा है पता है? तुम जो एसेट खरीदे हो कभी ना कभी तो खराब होगा, तो जब खराब होगा तो नया एसेट लाना पड़ेगा, तो नया एसेट लाने के लिए पैसा कहां से आएगा? जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग बच्चे लोग या तुम लोग कोई भी है बेसिकली क्या करता है, कुछ पैसा जमा करता रहता है कि हमको तो ये पर्टिकुलर चीज लेनी है, उसके लिए पैसा जमा करता है। सेम वही चीज यहां पे कर रहे हैं, बिजनेस यही काम करता है। बिजनेस क्या करता है कि प्रॉफिट निकाल निकाल के जमा करते जाता है। क्यों जमा करते जाता है? एक पीरियड के बाद जब एसेट यूजलेस हो जाएगा तो नया एसेट चाहिएगा, उसको परचेज करेंगे इसके लिए। तो मतलब तीसरा ऑब्जेक्टिव अपना क्या हो जाएगा, टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए फंड जमा करते हैं और कुछ नहीं है। एंड चौथा पार्ट एकदम नॉर्मल सा पार्ट है कि बेसिकली क्या हुआ ना, अगर लॉ बोल दे, सपोज कर लो यहाँ पे ममता बनर्जी बोल दे कि मंडे के दिन पूरे कोलकाता में कहीं भी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चले, तो फिर ऑब्वियस बात हम पढ़ा सकते हैं क्या? क्यों नहीं? कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। अरे एकदम गवर्नमेंट है भाई, कुछ भी कर सकता है, एकदम ट्रैक कर लेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, नहीं दिया जा सकता है क्लासेस, रीजन इज गवर्नमेंट मना किया है। और कोई XYZ बोल दिया नहीं दे सकते, तो पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं देंगे भाई, देंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, गवर्नमेंट भी बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना जरूरी है। इसको बोला जाता है बेसिकली स्टेचुटरी कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, लॉ को फॉलो करना पड़ता है। अब तुम बोलेगा लॉ गवर्नमेंट कैसे बोलता है? गवर्नमेंट एक एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के बारे में तो सभी सुना होगा ना थोड़ा बहुत। इनकम टैक्स मतलब क्या हो, तुम जो कमाते हो उस पर टैक्स देना है, तो जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स दोगे ना। तो टू गेट द प्रॉफिट तुमको डेप्रिसिएशन दिखाना होगा, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन है? गवर्नमेंट ही तो है। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए हम लोगों को डेप्रिसिएशन दिखाना जरूरी है। तो बेसिकली देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स। नंबर 1, to find true and fair financial result. Number 2, to find true and fair financial position. Number 3, to accumulate fund for replacement of the asset. Number 4, to comply statutory obligations. Statutory मतलब law। ठीक है, तो चलो चारों लिख लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। हर साल का दिखाना पड़ता है। फिक्स एसेट्स का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ते रहना जो हम समझा रहे हैं अच्छे से, और जब पूछे बताते भी रहना। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या क्या है। नंबर वन चलो हम लोग पूछ लेते हैं एक बच्चे से। झाजी बोलिए तो जल्दी से, ट्रू एंड फेयर क्या? बस खाली ट्रू एंड फेयर ही याद रहा तुमको, टू नो ट्रू एंड फेयर, कुछ भी बोलना है बस। फाइनेंशियल रिजल्ट्स। नंबर 2, टू नो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, जो ये वाला पार्ट था, फिक्स एसेट्स में 50,000 माइनस किया, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। और लॉस है मतलब लॉस दिखाओगे तभी तो रिजल्ट पता चलेगा। एंड इसके बाद तीसरा कंडीशन अपना क्या था, टू एक्यूमुलेट फंड टू रिप्लेस एसेट, एसेट रिप्लेस करने के लिए फंड एक्यूमुलेट करना। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव, टू कंप्लाई, कंप्लाई मतलब होता है फॉलो, लॉ के लिए अपने फॉलो करने को कंप्लाई वर्ड यूज कर देते हैं। टू कंप्लाई स्टेच्यूटरी ऑब्लिगेशंस। तो बेसिकली ध्यान रखना, थ्योरी में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। और ये भी पूछा जा सकता है व्हाई डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, क्यों दिखाएं डेप्रिसिएशन। दीज आर द रीजंस। क्या क्या रीजंस है? वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस एंड लीगल राइट्स एक्सपायरेशन। दीज आर द रीजंस जिसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, क्योंकि वैल्यू अल्टीमेटली रिड्यूस करती है इन रीजंस के चलते। एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है मेरा, ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। देखो यहां तक थोड़ा थ्योरी डिस्कस किए, अब कुछ और थ्योरी अपने बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम लोग थोड़ा अकाउंटिंग पार्ट में मूव ऑन करते हैं। अब जब हम लोग अकाउंटिंग, हाँ बोल। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब, स्टैट्यूटरी मतलब
बता रहा है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है टू फॉलो लॉ, लॉ को फॉलो करने के लिए, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग स्पेसिफिकली ना थोड़ा सा अकाउंटिंग पार्ट में मूव करते हैं। अकाउंटिंग, अभी तक हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी डिस्कस किए थे, अब अकाउंटिंग में जब मूव करेंगे ना तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, अकाउंट से स्टार्ट ही होता है विद द फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री अगर हम लोग पास करेंगे तो डेप्रिसिएशन के लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन को बुक्स में दिखाने के लिए दो तरीके से दिखाया जा सकता है, बट अभी इनिशियली मैं दोनों तरीके से नहीं जा रहा हूं, सिंपल एक तरीके से बता। तो अभी तुम लोग आंसर भी दिया था, डेप्रिसिएशन बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या करे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। अच्छा एक चीज बताओ, जो हम पहले डिस्कस किया हुआ है, देखते हैं कौन कौन बताता है। फिक्स एसेट्स भी तीन तरीके का होता है। व्हाट आर दैट थ्री टाइप्स? चलो आदित्य तुम ही बताओ। आकांक्षा, वानी बता रही है। तुम बता, बता, एकदम बताया है, एकदम बता। हाँ फिक्स करंट होता है तो करंट तो अलग हो जाता है, अपने तो फिक्स एसेट्स का टाइप पूछना है ना। कोई एक बच्चा तो बताओ क्लास में। हाँ, और एक सुहानी बोली थी। देखो एक होता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। और दूसरा क्या होता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, मतलब जो दिखाई नहीं देता है लेकिन उससे वैल्यू जनरेट करते हैं, लाइक गुडविल, कॉपीराइट्स एटसेट्रा। एंड एक होता है वेस्टिंग फिक्स एसेट्स, जो दिखाई भी नहीं देता है और उसके वैल्यू में रिडक्शन भी नहीं दिखाई देता है लेकिन उससे बेनिफिट जनरेट करते हैं। लेकिन सॉरी, जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है और उसके वैल्यू में रिडक्शन भी दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो ना, तुम लोग बोलेगा सर इसका मतलब, अगर ये फर्नीचर है, तुम लोग लिया है फर्नीचर, तुमको दिख रहा है ये 5 साल बाद बेकार हो गया, बुक से गायब हो गया, लेकिन इसका वैल्यू छोटा हो जाए, मतलब तुमको दिखेगा कि ये छोटा हो गया है, नहीं ना। तो दैट इज टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स मतलब क्या हो, जो दिखाई देता है लेकिन उसके वैल्यू में रिडक्शन दिखाई नहीं देता है, खाली बुक्स में दिखाई देता है। इंटेंजिबल एसेट्स तो दिखाई ही नहीं देता है, और वेस्टिंग फिक्स एसेट्स दिखाई देता है और उसके वैल्यू में रिडक्शन भी दिखाई देता है। तुम लोग बोलेगा सर मतलब ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर द पार्ट ऑफ वेस्टिंग फिक्स एसेट्स। नेचुरल रिसोर्सेज में सपोज कर लो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कॉपर माइन, माइंस तो समझता है ना, तो माइंस, कॉपर माइंस, सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो कॉपर माइंस ओन करता है। वो क्या करता है, कॉपर एक्सट्रैक्ट करता है, वो रॉ कॉपर रहता है, उससे कॉपर वायर, कॉपर यूटेंसिल्स एक्सेट्रा में बनाया जाता है। तो वो जो कॉपर एक्सट्रैक्ट करता है, वो माइन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे वो एक्सट्रैक्ट करता जाएगा क्या होगा, जिंदगी भर वहां से लाइफ टाइम तक निकालता ही रहेगा क्या, नहीं, खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा वो क्या होगा, अब तो कुछ नहीं है उसमें, उसका वैल्यू खत्म, और कॉपर खत्म हुआ वो तुमको दिख भी रहा है ना, वैल्यू कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट। तो बेसिकली दैट टाइप ऑफ एसेट्स आर नोन एज द वेस्टिंग फिक्स एसेट्स, जिसमें बेसिकली उनका वेस्ट दिखाई देता है। बेसिकली अब दूसरे पार्ट में भी चले जाओ, लाइव स्टॉक के बारे में सुना है, क्या होता है लाइव स्टॉक? हाँ तो बोल दिया, आंसर दो। जैसे सपोज करो रेस कोर्स की बात करते हैं, लाइव स्टॉक मतलब क्या हुआ ना कि काउ यूज करते हैं एटसेट्रा, तो वो जो काउ यूज कर रहा है वो उसके लिए क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट है, और उसी से उसका फार्मिंग हो रहा है, फिक्स एसेट्स है वो। लेकिन एक चीज बता, वो काउ भी जिंदगी भर जिंदा रहेगी क्या, इमोर्टल है क्या, नहीं ना, उसका डेथ हो जाएगा, तो रिडक्शन तो साफ दिखाई दिया ना। तो बेसिकली उन सबको क्या बोला जाता है, वेस्टिंग फिक्स एसेट्स। रेस कोर्स में हॉर्सेस जो होते हैं वो सब क्या है, वेस्टिंग फिक्स एसेट्स। तो ये सब चीज ध्यान रखना। अब आओ, हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं, ये हम बाद में लिखवाएगा भी थ्योरी, अभी आज नहीं लिखवा रहे, आज हम लोग नॉर्मल में मूव कर रहे हैं। नॉर्मल इज हम लोगों ने ये एंट्री तो पास कर दी, याद है हम हमेशा बोलते हैं एंट्री विदाउट अमाउंट वैल्यूलेस है। तुम एंट्री तो पास कर दिया, अमाउंट तो दिखाना पड़ेगा ना, अमाउंट कैसे दिखा, स्टाफ को अपॉइंट किया, उसको बोले भाई तुमको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे, तो मेरे को पता है इसको 50,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, हम एंट्री पास किए, सैलरी इज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, वहां 50,000 लिख दिए।
अब डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ था जब हम फर्नीचर खरीद के लेके आया, तो कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ था कि हर साल इतने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं ना, मान के नहीं, हम बताता रहो। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि जब भी तुम लोग कुछ समझे ना तो पहले समझा करो। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स तो कर दिया, यहाँ पे तुमको एक अमाउंट दिखाना है, राइट। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करें। तो बेसिकली क्या हुआ ना, इसके लिए अकाउंट्स तुमको कुछ मेथड्स देता है, देखो तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो क्या मेथड्स है, और मेथड्स देखा जाए तो बहुत सारे मेथड्स, अराउंड 8 to 10 मेथड्स है, बट तुम लोग के सिलेबस में तुम लोग क्लास 11 के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 2 ही मेथड्स हो, ठीक है। एक मेथड होता है, मेथड्स क्या होता है देख समझ, यहां पे अपने आते हैं इस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं समझा रहा हूं। अमाउंट कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट, जिसमें एक मेथड को हम लोग नाम देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और दूसरे मेथड को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्रोविजन नहीं, प्रोविजन अलग पार्ट है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। प्रोविजन तो ना अलग ही पार्ट है, जो हम बोला ना एक पार्ट और है जो हम बताएगा बाद में। तो हमारे पास 2 मेथड है जिससे ये हम अमाउंट कैलकुलेट करने का बात बताया। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव 2 वेज जो हम तुमको बताएंगे। सम्स बताएगा तुमको, प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको जो तुम्हारा बॉस होगा वो बताएगा कि तुम्हारी कंपनी ये फॉलो करेगी, और सब बताया हुआ रहेगा। तुम कैसे कैलकुलेट करोगे ये हम बोलने जा रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और WDV मेथड। एक चीज ध्यान रखना, रिटन डाउन है, हम नहीं लिख, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इतना जल्दी आ गया तुम, आओ आओ, ठंड लग रहा है तुमको, उधर जाके बैठो। देखो बेसिकली आओ, यहां पे होता क्या है, से फॉर एग्जांपल आनंदी मोबाइल दे, तुम अपना नहीं महक का मोबाइल, नहीं नहीं देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे हम अभी आनंदी को बोला, आनंदी मोबाइल दे, अपना मोबाइल दे रही थी, हम बोला नहीं नहीं महक का मोबाइल दे, तो महक का मोबाइल दे रही है। तो बस ये चीज ना, अकाउंट्स ना सिंपली डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग यही है। तुम जो ये एंट्री पास किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट्स, और कुछ भी नहीं है। बट थिंग इज दैट तुमको खाली समझना है कि सम जो बोल रहा है बस वही चीज उसको देनी है। जैसे हम इसको बोला महक का मोबाइल दो, तो तुम महक का मोबाइल दे रहा था, बस सम भी तुमको बोलेगा, तो सम जो बोलेगा तुम वही चीज कैलकुलेट करना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो उसके लिए एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या बोलता है पता है, से फॉर एग्जांपल देखो हम तुम लोग को बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट ₹10 lakhs, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट किया जाता है, हर मंथ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको किसी को पे तो करना नहीं है, तो मंथली बेसिस पे क्यों करोगे, आप एवरी ईयर करोगे, क्योंकि अकाउंट्स आप अपना प्रॉफिट और लॉस एवरी ईयर कैलकुलेट करते हो। तो कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब क्या होता है, जो तुम जिस प्राइस पे तुम एसेट्स को खरीद रहे हो उसी को कॉस्ट बोलते हैं। तुम जिस प्राइस पे खरीदा वो है, कब खरीदा तुम वो भी मैं दे रहा हूं, ऑन 1/4/2024, 1/4/24 को खरीदा। तुमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। अब तुम लोग बोलेगा सर ये पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम का मतलब होता है हर साल, एवरी ईयर। 10% मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे ही इस 10% को तुम किसी वैल्यू पे हिट करोगे, जैसे 10 लाख पे 10% अप्लाई कर दिए तो तुमको मिला 1 लाख, वो 1 लाख एवरी ईयर का है, क्योंकि मैंने बगल में क्या लिखा, पर एनम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो एट द रेट 10% पर एनम ऑन, अब हम बता दिया, देख आनंदी अपना मोबाइल नहीं देना है, महक का मोबाइल। तो यहां पे मैंने क्या लिख रहा है देखो समझना, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। समझना, अकाउंट्स को रटना नहीं है, इसीलिए हम पहले मेथड्स लिखा के नहीं बता रहे, तुम लोग को पहले कंसेप्ट दे रहा है। तो हम तुमको बोला देख डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम, किस पे चार्ज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट करना है ना, तो अगर मैं पूछूं तुम डेप्रिसिएशन बताओ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कितना होना चाहिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले 24-25 अकाउंटिंग ईयर का,
24-25, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 24 को खरीदा, ये एंड कब होगा? 31 मार्च 25 को, यानी 24-25 इज द अकाउंटिंग ईयर। 24-25 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये हम लोगों को उत्सव बताएगा। हम क्या बोला ये समझना, हम बोला डेप्रिसिएशन कितना होगा, जो भी तुम्हारा कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना, हम तुमको इंस्ट्रक्ट कर दिया जो भी तुम्हारा कॉस्ट है उसका 10% होगा, तो कॉस्ट कितना है? 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, राइट? 1 लाख ही होगा ना, समझना। 10 लाख कॉस्ट कितना है? 10 लाख। मैंने बोला डेप्रिसिएशन तुम्हारे कॉस्ट का 10% होगा हर साल, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख, ठीक है। तो 24-25 में डेप्रिसिएशन 1 लाख होगा। अब हम लोग आते हैं 25-26 में, तो विद्या 25-26 में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख ही होगा, 90,000 होगा। हम क्या तरीका चेंज किया, हम क्या बोला, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट का 10% ही होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या चेंज हो जाएगा क्या? तुमने मोबाइल कितने में खरीदा था? 30,000 में। आज हम पूछा है, हम 5 दिन बाद पूछेगा कितने में खरीदा था, तो तुम क्या 25,000 बोलेगा? कॉस्ट तो कॉस्ट होता है, कॉस्ट एक बार जो लग गया, कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाता है, हिस्ट्री में जाके लॉक हो जाता है, कॉस्ट चेंज नहीं होता है। तो हम क्या यहाँ पे टेक्निक चेंज किया, हम बोला डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करना है, तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करना है। तो जब 25-26 में भी जाएगा तो कॉस्ट तो 10 लाख ही है, और 10 लाख का 10% ही निकालोगे तो वो कितना होगा? 1 लाख ही होगा। तो दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक। आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या करना पड़ता है, जब भी जिस समय भी तुम कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट पे ही परसेंटेज हिट करोगे और उस अमाउंट को कैलकुलेट करोगे। तो 25-26 में भी 1 लाख ही रहेगा। अब अपने आते हैं सर 26-27 में, अगर मैं पूछूं तुमसे डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, तो तुम क्या आंसर दोगे? 1 लाख ही होगा। तो ये समझना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऐसा बोलता है कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, ठीक है। एंड डब्ल्यूडीवी मेथड क्या होता है? डब्ल्यूडीवी मतलब रिटन डाउन वैल्यू, लिखी हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। अब देख क्या डिफरेंस आएगा यहां पे, टेकिंग द सेम एग्जांपल, हमने यही एग्जांपल को यहां लिया, अब मैंने बस इतना कर दिया कि डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम होगा ऑन डब्ल्यूडीवी, ठीक है। तो डब्ल्यूडीवी मतलब जो वैल्यू लिखा हुआ रहेगा उसके ऊपर 10% चार्ज करना है। तो देखिए हुआ क्या, हमने जब 24-25 में डेप्रिसिएशन की बात की, तो 24-25 में वैल्यू क्या लिखी हुई है? 24-25 में एसेट्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। रुकना, अभी समझना चीजों को। अब हम अगर पोजीशन देखेंगे तो हम फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी दिखा रहे थे? 10 लाख, और हम बोलेंगे 24-25 में 1 लाख का तो डेप्रिसिएशन ही हो गया, मतलब वैल्यू रिड्यूस कर गई, जो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में हम तुम लोग को बताया था, राइट। तो वैल्यू रिड्यूस कर गई, तो वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 9 लाख, राइट। अब नेक्स्ट ईयर 25-26 में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो कितना होना चाहिए? जो वैल्यू लिखी है, मैंने क्या बोला, जो वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर कैलकुलेट करना। तो अभी वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 9 लाख। तो 9 लाख का 10% 90,000। So this is the difference between the two methods. One is the original cost method, another one is the WDV method. ठीक है, स्कूल नहीं बताएगा, सम बताएगा। अरे सम स्कूल में ही आता है, सम तो कहीं भी हो सकता है, एकदम सम बताएगा। बता रहे, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जा, सब बता रहे हैं। ये चीज समझ में है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और WDV मेथड क्या होता है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वापस से हेडिंग दे दो, methods of charging depreciation। हम लोग जो डेप्रिसिएशन के लिए मेथड्स फॉलो करते हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, वो 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज, तुम लोग अभी अभी समझ चुका है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो इसमें क्या होगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में तुम लोग अभी अभी जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अब इसका वैल्यू कितना है, तो अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करेगा तो जो ग्राफ में जो लाइन बनेगी वो कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट।
तो दैट इज वाई दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को ही हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम दिया जाता है। वो नाम क्या होता है पता है? देख, यहां पे जो अमाउंट है, यहां पे जो अमाउंट है एक फिक्स्ड है ना, और ये अमाउंट निकला कैसे? तुम देखा जाए, तुम तो 10% निकाल रहे हो, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो क्या हुआ पता है? 10 लाख को अगर किसी भी चीज को हम डेप्रिशिएट करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में एवरी ईयर 10%, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 10 साल के अंदर उसको जीरो कर देंगे। तो 100 रुपया है, 100 रुपया का 10% कितना होता है? 10 रुपया। तुम 10 रुपया चार्ज किया, फिर 10 रुपया चार्ज किया, फिर 10 रुपया चार्ज किया, तो कितने दिनों में वो वैल्यू जीरो हो जाएगी? 10 साल में। एवरी ईयर चार्ज कर रहा है ना, 10 साल में जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ देखा जाए तो, अगर तुम यहां समझना चाहे तो लाइफ ऑफ एसेट तुम अज्यूम करके चला है 10 साल है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेगा तो क्या आ रहा है? 1 लाख आ रहा है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है ना, ये एक ही रहेगा ये अमाउंट, तो इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। कुछ अलग नहीं है, नाम को समझा रहे हैं तुम लोगों को, अदरवाइज तुम लोग याद रख सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड सम बोले, या स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोले, इट्स ऑल आर द सेम। तो इसी को तीसरा नाम दिया जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये हो गया एक पार्ट, मतलब एक ये मेथड है तुम्हारे सिलेबस में। दूसरा मेथड तुम्हारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड मतलब लिखी वैल्यू जो है उसके ऊपर कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग एक नाम और देते हैं। देख, इस वैल्यू में क्या होगा, तुम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो क्या सेम रहने वाला है? नहीं, चेंज होता रहेगा ना। ठीक है, तो चेंज होता रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, वैल्यू भी तो चेंज होती रहेगी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हैं। बैलेंस हमेशा रिड्यूस होता जाएगा ना, तो यहां पे इसको एक नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब जो भी वैल्यू रिड्यूस करके आएगा उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो एक और नाम से जाना जाता है, किसी बच्चे का मोबाइल ना तुम लोग का बार बार ही टिंग टिंग कर रहा है, नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद अपने आता है, इसको एक और नाम से अपने जानते हैं, दैट इज डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग मतलब भी तो रिड्यूस करना ही होता है, तो देखा जाए तो एक ही नाम। तो तुम लोग को इसलिए बता दे रहा है क्योंकि सपोज कर लो एग्जाम में तुमको बोला डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आता है तुमको लेकिन तुम नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए तुमको पता होना चाहिए तीनों एक ही नाम है। तो ये दो मेथड्स तुमको फॉलो करना है, दो मेथड के बीच में एक स्विच ओवर होता है, वो भी अपने को समझना होगा। तो बेसिकली एक अलग मेथड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो अभी नहीं समझे, पहले इसको नॉर्मली समझते हैं फिर समझेंगे। तो अभी अपने सबसे पहले आओ एक हेडिंग दो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो अब इसको बोला तो मेरा मोबाइल हम भी साइलेंट कर, क्या किया ना? एकदम इजी है। अच्छा, स्विमिंग आता है तुम लोगों को? किसको नहीं आता है? बहुतों को नहीं आता, बहुतों को आता है। ये जो इजी हार्ड वाला है ना, उस चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। एक बेसिकली क्या होता है ना, अगर सपोज कर लो स्विमिंग आता है किसी को और जिसको नहीं आता है, इसको नहीं आता है, एक बार बोलो तो, इसको नहीं आता है। आयुष को हम क्या किया ना, ले जाके गंगा नदी के किनारे पे खड़ा किया और उसको फेंक अंदर, एकदम धक्का मार दिया, तो ये बेचारा क्या होगा? तो ये क्या होगा, ये तो अल्टीमेटली डूब जाएगा, डूब जाएगा ना। क्यों डूब जाएगा? नहीं आता है। और किसको आता है? तो तुमको अगर सपोज करो धक्का दे दिया गंगा जी में, तुम क्या होगा? अरे ये नहीं नहीं, तुमको अच्छे से आना चाहिए, डूब जाओगी मतलब तो फिर नहीं आता अच्छे से, तुम तो आ जाएगा ना निकल के। क्यों? क्योंकि उसको स्विमिंग आता है। मतलब किसी भी चीज से तुमको डर तभी लगेगा जब तक तुम उसका रूल्स को नहीं जानते हो।
जो चीज इजी है वो सबके लिए इजी हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू, मतलब बेसिकली लर्न करना होगा। अगर ये भी स्विमिंग सीख जाए तो इसको भी डर नहीं लगेगा। और देखो जो टफ है ना सभी के लिए टफ है। फॉर एग्जाम्पल बगल में एक बिल्डिंग है, उसमें एकदम भयानक आग लगा हुआ है, हम आदित्य को बोलेंगे चला दिए टहल के आते हैं, कोई भी टहल के आ सकता है क्या? अब आर्यन तो सुपरमैन है, वो अलग बात है, तो कोई भी नहीं टहल के आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो टफ है, सबके लिए टफ है। तो जो चीज इजी है वो सबके लिए इजी हो सकता है, तुमको रूल समझना पड़ेगा, ठीक से समझना पड़ेगा, तभी वो इजी हो सकता है। समझा आनंदी? तुम्हारे लिए ज्ञान दिया गया है। कोई नहीं बोलेगा, एकदम नहीं बोलेगा। अच्छा देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अब इसमें समझो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोगों के पास कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है। जैसे सपोज कर ले हम यहां पे तुमको बोल दिया देखो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है, तो तुमको रेट दे दिया था ना। अगर हम तुमको रेट ही ना दे, हम बोले डेप्रिसिएशन निकालो, तो कैसे निकालेगा? तो उसके लिए भी अपने को कंसेप्ट समझ के रखना होगा। तो यहां पे आ जाओ, दो पार्ट समझ रहे हैं। केस वन इज when rate of depreciation is not given, when rate of depreciation is not given, मैंने तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी है और हम तुमको बोल दिया भाई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दो, तो तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करें? तो देखो तुम मत बोलो क्योंकि अभी समझाना है सबको, ठीक है? तो नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट कैसे करेगा? तुम्हारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए देखो समझ लो उसको पहले। तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? फैक्टर्स टू कंसीडर, तुम्हारे पास कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए तभी तुम कैलकुलेशंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो क्या क्या चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए? नंबर वन, कॉस्ट ऑफ एसेट होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है पता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब ये होता है कि तुम एसेट्स को जो परचेज कर रहे हो उसका प्राइस, एंड उसके अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स व्हाट? कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स नंबर वन, परचेज प्राइस, नंबर टू, expenses incurred, till asset is put to use, जब तक एसेट को यूज करना स्टार्ट नहीं कर देते हो तब तक जो भी खर्चा कर रहे हो सारे खर्चों को ले लोगे। तुम बोलेगा सर इसका मतलब तुम लोग याद करो जर्नल्स में भी समझा था, इंस्टॉलेशन चार्जेस, एकदम एकदम तुम लोग को ये सब चीज हम जर्नल्स में भी समझा चुका है। एसेट्स के नाम से याद हम बोला था, तुम एसेट्स को खरीदा, सपोज कर लो मुंबई में खरीदा, फैक्ट्री है तुम्हारा कोलकाता में, तो मुंबई से यहां लेके आएगा मशीन को, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा। तुम उसके बाद इंस्टॉल करवाया, उसका वेजेस लगेगा। वो सारा क्या वेजेस या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम से दिखाओगे? नहीं, एसेट्स के नाम से दिखाओगे। वही चीज बस बता दे रहा है कि एसेट्स के नाम से जो जो चीजें दिखाएंगी वही तो कॉस्ट ऑफ एसेट है। नहीं नहीं, एक साथ में सब ऐड कर देगा पूरा। तो इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब जो परचेज प्राइस ऑफ द एसेट है, प्लस उसके अलावा जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है एटसेट्रा, ये ले लेंगे। नंबर टू, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए पता है? लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट मतलब क्या हुआ? तुम जब खरीदते हो ना एसेट, तो एक एस्टिमेटेड एसेट्स की लाइफ बता दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि हम ये प्रिंटर खरीदा, तो प्रिंटर खरीदा तो वो जो सप्लायर था वो बोला सर इसकी वारंटी 5 साल है। मतलब वारंटी 5 साल मतलब क्या हुआ? वो एक एक्सपेक्टेड लाइफ दे दिया, सर 5 साल तक चलेगा ये। बेशक बातों से ज्यादा भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन 5 साल की लाइफ है, मतलब लाइफ पता है मेरे को, लाइफ पता होनी चाहिए। नंबर थ्री पार्ट इज दैट इज नोन एज द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होता है ना, हमको पता था 5 साल इसकी लाइफ है, 5 साल हम यूज कर लिया,
अब यूज करने के बाद हम सोचा चलो बुक में तो वैल्यू 0 हो चुका है, अब नया प्रिंटर ले आते हैं। तो लेकिन ये चल रहा था, काम कर रहा है, हम बोला इसको बेच देते हैं। तो हम एक जन को बुलाया, उसको बोला कि इसको तुम ले लो, तो वो बोला ठीक है इसका 3,000 रुपया देंगे। तो हम बोला ठीक है दे दो। तो ये हम 3,000 रुपया पहले से सोच के रखा था कि अप्रोक्स मेरे को जो इसकी वैल्यू है 2-3 हज़ार रुपया मिल जाएगी। तो जो एक्सपायरी पे मतलब एसेट्स की वैल्यू जब खत्म हो जाती है तो वो जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, उस रियलाइजेबल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या हुआ? लाइफ से तो सबको समझ में आ गया लाइफ का एसेट्स का मतलब क्या होता है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब छोटा सा लिख लेते हैं अपने, रियलाइजेबल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ लाइफ। लाइफ के एक्सपायर होने के बाद जो वैल्यू रियलाइजेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स तुम्हारे पास होने चाहिए अगर तुम विदाउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, अब यहां पे आओ, यहां पे हम लोग करेंगे क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर ये तो सबको लिख लिया है ना? एग्जाम्पल सपोज कर लो परचेज प्राइस इज ₹6 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹50,000, scrap value at the end of 10th year equal to 1,50,000। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। और अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि कैलकुलेट, क्योंकि तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ईयर बेसिस पे, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली तुम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, तुम्हारी वैल्यू जो डेप्रिशिएट होने वाली है पहले वे कैलकुलेट करो। वैल्यू पूरे 10 साल, 10 साल लाइफ है, समझ में आ गया ना? तो 10 साल में तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू कितनी जीरो होगी? वैल्यू जो खत्म हो जाएगी। तुम आज एसेट्स कितने में खरीदा? 50,000 रुपया इंस्टॉलेशन पे किया, मतलब तुम्हारा आज पॉकेट से कितना रुपया चला गया? 6,50,000। 10 साल बाद जब एसेट्स बेकार हो जाएगा तो कितना वापस मिल जाएगा? 1,50,000। तो तुम्हारे पॉकेट से कितना पैसा खत्म हुआ? 5 लाख ही तो खत्म हुआ। तो एसेट्स की वैल्यू 5 लाख जीरो हो जाएगी। 5 लाख जो तुम आज तुम 6.5 लाख लगाया है, लेकिन 6.5 लाख में से 1.5 लाख तुमको वापस मिल जाएगा। जो तुम्हारा पैसा वेस्ट हो जाएगा वो कितना है? 5 लाख ही वेस्ट होगा। तो वही तो डेप्रिशिएट हुआ ना, और तो कुछ डेप्रिशिएट नहीं हुआ। डेप्रिशिएट मतलब वेस्ट हो जाना पैसा, राइट? तो वही तो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो यहां पे तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले ये कैलकुलेट करोगे डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है। डेप्रिशिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ एसेट, तुम लोग जो अभी 5 लाख मेरे को बताया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इज व्हाट? डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था? 6.5 लाख, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। ठीक है, देयरफॉर डेप्रिसिएशन बताया जा सकता है कि जो 5 लाख है वही वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी ओवर कितने पीरियड में? 10 साल में। तो इसको 10 इंस्टॉलमेंट्स में बांट दो ना, 50,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज व्हाट? 50,000। तो अगर तुमको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देता हूं तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ से तो डिवाइड करेंगे। इसका मतलब अब हम लोग फॉर्मूला भी लिख ले रहे हैं। तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तुमको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दी हो। अगर तुम्हारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई है तो इन सच सर्कमस्टांसेस एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू
दैट विल गिव यू द डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ जो दिया रहेगा, तो इस तरह अमाउंट निकल आएगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट आओ। ऑल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। ये बेसिक मैथ्स है, देखिए कौन कौन कैलकुलेट करके दे सकता है। हमने तुमसे पूछ लिया कि ये जो इंफॉर्मेशन तुम यूज किए हो ना, मेरे को बताओ, ये तो तुम अमाउंट बता दिया कि सर 50,000 रुपया डेप्रिसिएशन है। अब बोला एक काम करना, इतना झमेला डेली डेली करेंगे, हर बार ये फॉर्मूला अप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एक काम करना उत्सव तुम रेट ही बता देना, ये रेट है। तो अब सब जो भी अकाउंटेंट रहेगा उसको हम लोग सिंपली बोल देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे ये रेट अप्लाई कर दो। 10% है क्या? कोशिश करो, देखो ये सब बेसिक पार्ट है। और देखो पता है क्यों चीजें क्यों टफ लगती है, क्योंकि हम लोग ना चीजों को समझते नहीं है, सीधा अकाउंट्स बनाना चालू कर देते हैं। रूल्स को समझना पड़ेगा। अकाउंट्स इजी है, वर्ल्ड का सबसे इजी सब्जेक्ट है अकाउंट्स। तो नहीं लगता उसको साइंस लेना। बताओ क्या होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? विद्या बोलिए 7 पॉइंट, क्यों गलत आ रहा है? 7.69%। ओके, मेरा भी वही है, बट ये पीछे वाला बच्चा तो 10% बोल रहा है, आनंदी भी 10% बोल रही है। नहीं, कितना परसेंट बोल रहा है? तो कोशिश करो। 7.69%। देखो हम लोग यहां पे पूछ रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन विच मेथड। तुमको वो रेट निकाल के देनी है जो कॉस्ट पे अप्लाई होने से अमाउंट आ सके, है ना। तो कॉस्ट पे अप्लाई होने से अमाउंट आ सके तो तुम यहां पे बात करोगे कि रेट क्या होनी चाहिए। 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन है, ये 50,000 रुपए कैलकुलेट किसके ऊपर होना चाहिए? 6.5 लाख के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट पे रेट चाहिए मेरे को। तो कॉस्ट तो 6.5 लाख है, तो यहां पे 6.5 लाख लेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो मेरे को रेट मिलेगी। और रेट कितनी आ रही है? 7.69%। तुम लोग क्या कर रहे हो, 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख कर दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा। हम लोग जब कॉस्ट में रेट चार्ज करते हैं वो किस पे चार्ज करते हैं, अभी अभी पहले समझाया था, कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, स्क्रैप वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बोला ना कॉस्ट पे 10% निकालो, तो तुम तो कॉस्ट पे निकालोगे। तो इसके लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ऑलवेज तुम फॉर्मूला क्या यूज करेगा, ये सब फॉर्मूला समझ लो, समझने के बाद फॉर्मूला बना लो, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे, क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? देख ये जो 50,000 था वो क्या था, एनुअल डेप्रिसिएशन, और ये डिवाइडेड बाय क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट, इनटू 100 करते ही तुमको क्या मिल गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहता तो क्या होता, ये भी आ जा रहे हैं, यहां तक कर लिया ना सभी कोई? तो दिस वन इज व्हाट, अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में तुम्हारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा। नंबर 2, केस नंबर 2, when rate of depreciation is given, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो इन सच अ केस हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में है, कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मली आंसर आ जाएगा। तो अगर सपोज कर लो, एक एग्जांपल हम दे ही दे रहे हैं फिर भी, कॉस्ट, आनंदी उठ और घर चला जा। देखो एक चीज तुम, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, परचेज प्राइस ₹4 lakhs, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹40,000, wages for installation
₹60,000. Scrap value on expiry ₹1 lakh. Depreciation to be charged at the rate 10% per annum on original cost method. Rate of depreciation given है ना, तुमको depreciation कैलकुलेट करके बताना है. कैलकुलेट annual depreciation to be charged. वो थोड़ा सा ना मेरा राइटिंग, depreciation to be charged at the rate 10% per annum on original cost method. ठीक है. कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन. ओए अपने आप करने दो ना, या उसको प्राइवेट ट्यूशन दे दे, हम है ना समझाने के लिए. देखो यहां पे सबसे पहले तुम ये कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है. कॉस्ट ऑफ एसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना हो जा रहा है? 5 लाख. कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम लोगों को दिख रहा है 5 लाख है. स्क्रैप वैल्यू का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेरे को तो कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है. तो कॉस्ट मिल गया 5 लाख. अब 5 लाख के ऊपर हम कितना परसेंट अप्लाई करने बोले हैं? 10%. तो इसका मतलब तुम्हारा एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 5 लाख का 10%, दैट इज ₹50,000. ठीक है. और यहां पे अगर तुम फॉर्मूला बेसिस पे अप्लाई करना चाहे तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो रहा है पता है? कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट. यही तो हो रहा है. 5 लाख इंटू 10%. तो ये ध्यान रखना, अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करोगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिया हुआ है तो यूज दिस फॉर्मूला, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर दिया हुआ है तो एकदम सिंपल है, कुछ अलग चीज है ही नहीं. नॉर्मली कोई भी अप्लाई कर सकता है. नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला तुमको, कॉस्ट के ऊपर 10% निकालो. चीजों को समझो, हम लोग कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं, जो चीज है बस उस चीज को तुमको समझा रहे हैं. हम क्या बोला, डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? कॉस्ट का 10%. तो अगर तुम कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देगा, उसके ऊपर 10% निकालेगा, तो वो कॉस्ट थोड़ी है, वो तो डेप्रिशिएबल वैल्यू है. तो ये हमेशा ध्यान रखना, हम लोग को जैसा बोला जा रहा है हमको उसी को अप्लाई करना है. क्लियर है ये चीज? तो ये था अपना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, WDV मेथड. उसका छोटा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं. नेक्स्ट हो गया ना सबका? हम तुमको क्या बोला? हम तुमको बोला एक काम कर, तुम अपना कॉपी दे कॉपी तो देगा ना, तुम बुक भी स्टडी मेट भी दे देगा क्या? तो हम तुमको यहाँ पे क्या बोला, तुम लोग को समझाना चाहता है, कंसेप्ट समझाना चाहता है. तुम लोग रटना क्यों चाहता है? हम तुमको क्या बोला, डेप्रिसिएशन क्या होगा? हम मतलब सम क्या बोला डेप्रिसिएशन के लिए? डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो ओरिजिनल कॉस्ट तो यहाँ पे कितना है? 5 लाख. तो हम 5 लाख के ऊपर 10% तो कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, तो तुम लोग एक्स्ट्रा दिमाग ही क्यों लगाता है? अभी उसमें आएंगे, इसमें तो समझ गया ना. नेक्स्ट आओ. नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट मेथड, दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम खाली क्या होता है पता है? तुम लोग या तो ठीक से समझता नहीं है, और अब समझता है तो उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगता है. समझ तुमको बोल ही रहा है भाई 10% कॉस्ट पे होगा, तो कॉस्ट भी तो 10% होगा, क्यों स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे? अच्छा, मेथड 2 इज WDV मेथड. जिसका 3 नाम हो सकता है, ऑलरेडी तुम लोग समझ चुका है. देखो WDV मेथड में भी ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया रहे, तब तुमको लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना. वैसा तुम लोग को स्कूल्स में नहीं सिखाते. ठीक है, हम सिखाएगा, आज नहीं बता रहे. रेट कैलकुलेट करना सिखाएगा, कैसे रेट कैलकुलेट होगा अभी नहीं समझेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. अभी यहां पे आ जाओ. व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, केस 1,
व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। हमेशा तुम लोगों को वैसे जो तुम लोग सम्स करोगे ना, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड में दिया हुआ ही रहेगा, नहीं दिया हुआ रहा तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो इसमें अभी अभी हम लोग जब कंसेप्ट समझे थे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा था, जो वैल्यू रहेगा रिटन डाउन वैल्यू उसके ऊपर रेट अप्लाई करना है। यानी यहां पे एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, डब्ल्यूडीवी इंटू रेट, यही तो अप्लाई होगा। तो जो स्टार्टिंग में यहां पे एग्जांपल बता, जब तुम लोग डेप्रिसिएशन मोस्टली स्टूडेंट कैलकुलेट कर दिया था, दिस वन इज व्हाट, ये जो तुम 10 लाख माइनस 1 लाख करके निकाला उसको क्या बोलते हैं अपने, डब्ल्यूडीवी। क्या इसी को पता है क्या बोला जाता है, इसी को बुक वैल्यू भी बोला जाता है, इसी को बुक वैल्यू भी बोला, रिटन डाउन वैल्यू मतलब बुक में लिखा हुआ वैल्यू, तो बुक में लिखा हुआ वैल्यू मतलब बुक वैल्यू तो होता है, तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, अब अपने आते हैं यहां पे, तुम करेगा क्या, जो भी लिखी हुई वैल्यू है उसके ऊपर रेट जो दिया हुआ उसको अप्लाई कर देगा, यही तो करना है। तो अब इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम पहले इसमें फॉर्मूला बता दिया है, अब अपने एग्जाम्पल्स में आते हैं। वैसे ये सब फॉर्मूलाज का कोई रोल नहीं है क्योंकि तुम सब इजीली कर पाएगा, तो यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखो, परचेज प्राइस रुपीज 2 lakhs, इरेक्शन चार्जेस रुपीज 40,000। इरेक्शन चार्जेस मतलब क्या होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस इंस्टॉलेशन चार्जेस का ही दूसरा नाम है। इरेक्शन चार्जेस 40,000, स्क्रैप वैल्यू रुपीज 20,000, depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on WDV. Depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on WDV. तुम जब बता रहे सब बोले, तुम मेरे को पहले कंप्लीट तो करने दिया अगर। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 3 साल का डेप्रिसिएशन तुमको बताना होगा, क्योंकि देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में तो तीनों में सेम हो जाता है, इसमें डिफरेंट होगा, इसलिए 3 साल का मैं पूछ रहा हूं। तो बस समझना करेंगे क्या, आपने सबसे पहले अपने फाइंड आउट करेंगे बुक में वैल्यू लिखोगे कितनी, जितना में परचेज करेंगे, है ना। सबसे पहले तुम परचेज करते समय तुम एक काम करो, तुम जर्नल एंट्रीज बताओ, ये जो तुम मशीन खरीदा इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड परचेज टू मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, या कोई भी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 2,40,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू का कोई रोल नहीं है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब है जब ये मशीन खत्म हो जाएगा तब तुमको 20,000 रुपया मिल जाएगा बेचने से, अभी तो कुछ है नहीं इसका, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, कोई रोल नहीं है इसका भी। ठीक है, तो हम अभी बुक में वैल्यू कितनी लिखे हैं 2,40,000, तो WDV मेथड बोलता है रिटन डाउन वैल्यू, मतलब बुक में लिखी हुई वैल्यू जो है उसके ऊपर 10% निकालना है। तो अभी बुक में कितनी वैल्यू लिखी हुई है 2,40,000, तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब हम यहां पे अगर बात करें डेप्रिसिएशन की फॉर फर्स्ट ईयर, एक बार हम वैल्यू भी लिख रहे हैं, तो यहां पे अपने क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट में लिख दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 2,40,000, राइट। अब डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर का, और डेप्रिसिएशन क्या करेगा, एसेट्स की वैल्यू को कम करेगा, तो हम लोग यहां पे कम करेगा मतलब लेस करेंगे ना, तो हम लिख दे रहे हैं यहां पे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा 10% ना, 10% जो वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर, मतलब 24,000।
फिर ये जो वैल्यू बच रही है उसको हम लोग माइनस करके लिखते हैं ना, कितना आ रहा है 2,16,000। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू, या फिर तुम इसको बोल सकते हो रिटन डाउन वैल्यू, WDV। ये WDV कब है, बुक वैल्यू कब है? देखो ये एक साल तुम खत्म कर चुके हो, एक साल खत्म हो गया, तो एक साल खत्म हो गया इसका मतलब ये वैल्यू कब है, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में। एक साल खत्म हुआ तो दूसरा साल स्टार्ट हुआ, तो दूसरे साल के बिगिनिंग में वैल्यू कितनी दिख रही है तुमको? एक साल खत्म हो गया, तुम इतने एसेट्स को रखे थे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए, अब तुम बोल रहे हो उस ईयर के एंड में मेरे पास 2,16,000 बचा हुआ है, तो दूसरे ईयर के मतलब दूसरा ईयर क्या आप अकाउंटिंग कर रहे हो, सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2,16,000, तो 2,16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना 10%। तो इसका मतलब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 10% रेट ही है, जो कितना हो जाएगा 21,600। तो मेरा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर जो था वो 24,000 था, और सेकेंड ईयर कितना है 21,600। फिर वैल्यू रिड्यूस होगी, तो अब 2,16,000 से 21,600 माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है 194,400। इसको भी हम क्या बोलेंगे WDV, या तुम्हारा मन हो तो बुक वैल्यू बोल दो। ये कब है, थर्ड ईयर के बिगनिंग में, ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ये फर्स्ट ईयर था, ये पार्ट किसका था सेकेंड ईयर का, और ये पार्ट अब क्या आ गए तुम थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में बुक में कितनी वैल्यू लिखी हुई है 1,94,400, और मैंने क्या बोला डेप्रिसिएशन तो उसी पे चार्ज करना है, तो उसका कितना परसेंट चार्ज करना है 10%। तो यहां पे फिर वो वैल्यू क्या करेगी, इस वैल्यू को रिड्यूस करेगी, तो डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर एट द रेट 10%, मतलब 194,400, और ये वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी 174,960 ना। यहीं पे एक बार अपने छोड़ दे रहे, हम तो तुमसे सिर्फ डेप्रिसिएशन पूछा था, तो डेप्रिसिएशन कितना कितना हो गया समझ में आया नहीं है। डेप्रिसिएशन अपना फर्स्ट ईयर का 24,000, सेकेंड ईयर का 21,600, थर्ड ईयर का 19,440। ठीक है, देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहता है, इसीलिए उसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, और WDV में डेप्रिसिएशन चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या WDV मेथड, ये दो मेथड है, इसके ऊपर ही पूरा डेप्रिसिएशन है, और कुछ नहीं है, तुमको इसका लेजर बनाना है, परचेज करोगे लेजर बना दो मशीन का, सेल करोगे लेजर बना दो, और ये डेप्रिसिएशन दिखा दो, और कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन टफ नहीं है, सिंपल लेजर है, अलग से चैप्टर बना दिया है तो सिंपल लेजर, मशीन का लेजर बनाना होगा और कुछ नहीं है, और स्क्रैप वैल्यू का कोई रोल नहीं है, जब बेचेंगे तब रोल आएगा। अभी तो हम तुमको जब रेट नहीं है, हाँ तब कम आएगा, उस समय ना तुमको इसमें, जैसे उस मेथड में तो हम बोला अप्लाई कर दो फॉर्मूला, इस मेथड में रेट निकालना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास बताएगा अभी। तो अभी आज और कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना गो थ्रू करके रखना, अब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉपर सम में मूव ऑन करेंगे। हाँ बोलो।